अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 4 के प्रैक्टिस सेट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम खास तौर पर जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे डिटेल में, जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे दिया जाएगा, जहां से आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको फुल PDF दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक कर लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 कर लिए। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना कोई देर के पहला नंबर प्रश्न से। पहला से प्रश्न संख्या 5 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग को दिए गए टेलीग्राम चैनल के PDF से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग 6 नंबर प्रश्न को करेंगे। छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का एक उदाहरण है? तो 6 का राइट आंसर बताना है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में एक उपग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में एक उपग्रह एक समान वृत्तीय गति से गतिमान वस्तु का एक उदाहरण है। जब कोई पिंड वस्तु स्थिर वेग के साथ एक वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में दिया गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब एक ही तल में होता है। बी में कहा गया आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होता है। सी में कहा गया है दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। और डी में कहा गया अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो 7 का राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है। सामान्यतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते। उनके बीच का संबंध स्नेह का नियम द्वारा दिया जाता है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 8 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया गया जड़त्व द्रव्यमान और समानुपाती होता है। बी में कहा गया उपलब्ध आंकड़े किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी में कहा गया जड़त्व द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। और डी में कहा गया जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में सही विकल्प है जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। आगे 9वां नंबर प्रश्न में पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पदार्थ की अवस्था पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए में दिया गया है दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है। दूसरा में कहा गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। तो 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है। गैसों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। आगे 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 से 20 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 21 से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सी पशु अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? ए में कहा गया बैल, बी में शेर, सी में लोमड़ी को, डी में हिरन। तो 21 का राइट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैल को। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। मोहर खेल खड़ी नामक पत्थर का बनाया जाता है। मोहरों पर गाय का चित्रण नहीं मिलता है। 22 नंबर प्रश्न में किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया है? किस कांग्रेस सत्र में
असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया है? नागपुर सत्र, सूरत सत्र, लखनऊ सत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागपुर सत्र में लिया गया। दिसंबर 2020 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया है। गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक घटना घटी, जिसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 23 नंबर प्रश्न में भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो 23 का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी को। नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। यह यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, 1986 में। 24 नीलगिरी की पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थित है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। 24 नंबर प्रश्न, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो 24 का राइट आंसर कोई मौसम नहीं होगा। कोई मौसम नहीं होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक तरफ पूरा दिन होगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो एक तरफ पूरा दिन होगा और दूसरी तरफ पूरी रात होगी। पृथ्वी की अक्ष पर घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो 25 का राइट आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब वैसी ज्वालामुखी जिसमें कभी भी उद्धार हो सकता है। 26 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे, कब शामिल किए गए थे? तो 26 का राइट आंसर बताना है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। आगे 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो 27 का राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन 3 प्रकार से हो सकती है: संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यह संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। 28 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना ही पहला और ना ही स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय कहकर संदर्भित किया था? तो 28 का राइट आंसर बताना है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था। 29 नंबर प्रश्न में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 47।
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। 15वीं लोकसभा के चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़ाकर 47 कर दी गई है। 30 नंबर प्रश्न, भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 30 का राइट आंसर बताना है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में पहला भेड़िया अभयारण्य स्थापित किया गया है। इस अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया गया है। 1976 में। आगे का प्रश्न संख्या 31 से लेकर 35 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा का उपयोग होता है? जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा का उपयोग होता है? तो 36 का राइट आंसर बताना है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुने समय होता है। 37 नंबर प्रश्न, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड को दर्शाया जाता है? तो 37 का राइट आंसर बताना है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में इंगित है तो मुड़ी हुई अंगुलियों चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा में इंगित है। 38 नंबर प्रश्न में कहा गया, यदि किसी वस्तु का घनत्व डैश है तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है। यदि किसी वस्तु का घनत्व डैश है तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है। 38 का राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव के घनत्व से कम। द्रव के घनत्व से कम। किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह वस्तु उसमें तैरेगी। घनत्व द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात होता है। 39 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला में कहा गया निलंबन एक विषममांगी मिश्रण है। दूसरा में कहा गया निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तीसरा में कहा गया जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी हो जाता है। तो 39 का राइट आंसर बताना है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और तीनों सही है। 40 नंबर प्रश्न में कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? 40 का राइट आंसर बताना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीशियम और मैग्नीज है। मैग्नीशियम और मैग्नीज धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 51 का राइट आंसर बताना है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1939 में। डेट याद रखिएगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव जीतकर कांग्रेस कार्यकारिणी में मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया है किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 52 का राइट आंसर बताना है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10%। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता राम सुभग सिंह थे। लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रथम विपक्षी दल के नेता यशवंत भाई चौहान थे। लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु 10% अर्थात कम से कम
55 सीट प्राप्त होनी चाहिए। और लोकसभा में भी यही कंडीशन है कि आप विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10% 25 सीट प्राप्त होनी चाहिए। 53 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो 53 का राइट आंसर बताना है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1936 में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक प्रांत बनने की दिल्ली दरबार में घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की गई थी और 15 नवंबर से झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुई थी। 54 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो 54 का राइट आंसर बताना है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार का प्रवाल द्वीप है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिणी में हिंद महासागर में स्थित है। 55 नंबर प्रश्न, आगे 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो 55 का राइट आंसर बताना है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका में स्थित है। यह एक समुद्री बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया था। 56 नंबर प्रश्न, आगा का कप का संबंध डैश खेल से है? आगा का कप का संबंध डैश खेलों से है? तो 56 का राइट आंसर बताना है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी से आगा का कप का संबंध हॉकी खेल से है। बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेंगल रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्फ कप, ये सभी कप ट्रॉफियाँ हॉकी से संबंधित है। आगे 57 नंबर प्रश्न, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता थे। तो 57 का राइट आंसर बताना है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इन्हें फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार दिया गया था। 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो 58 का राइट आंसर बताना है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्धातुक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था का चतुर्धातुक क्षेत्रक बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है। वह क्षेत्र जहां प्राथमिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आ गया, खनन आ गया, पशुपालन आ गया। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं से संबंधित होता है। जैसे बीमा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चिकित्सा, शिक्षा आदि। 59 नंबर प्रश्न, डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो 59 का राइट आंसर बताना है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी आदि शामिल हैं। 60 नंबर प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो 60 का राइट आंसर बताना है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसलिए असफल रही क्योंकि इस दौरान 1962 में भारत चीन एवं भारत पाकिस्तान युद्ध 1965-66 में हुआ था और भयानक अकाल के कारण भी यह विफल रही।
प्रश्न संख्या 61 से लेकर 66 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हम लोग 67 नंबर प्रश्न से करेंगे। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहलाती है? तो 67 का राइट आंसर बताना है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, योजक अभिक्रिया। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक योजक अभिक्रिया कहलाती है। 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न में पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 68 का राइट आंसर बताना है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, साइटोकिनिन को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जो कि एक गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। साइटोकिनिन पादप हार्मोन एक प्रमुख वर्ग है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। वास्तव में साइटोकिनिन का नाम ही कोशिका विभाजन को प्रेरित करने की क्षमता से पड़ा है। 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न में कहा गया है, एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए और 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो 69 का राइट आंसर बताना है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत से अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान होता है। 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? तो 70 का राइट आंसर बताना है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु में होता है। आयनिक यौगिक तब बनते हैं जब एक धातु परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को एक अधातु परमाणु को स्थानांतरित करती है। प्रश्न संख्या 71 से लेकर 80 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 81 का राइट आंसर बताना है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया था। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक कुल 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की गई थी। और असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में शुरू किया गया था। 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न में भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था? भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था। तो 82 का राइट आंसर बताना है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 तक चली थी, 1974 से 78 तक चली थी, में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 83 नंबर प्रश्न। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, ये खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किए थे। तो 83 का राइट आंसर बताना है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट या ब्लैक अधिनियम के रूप में जाना जाता है और जिसे मार्च 1919 को पारित किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। 6 अप्रैल 1919 को। 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न में केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? 84 नंबर प्रश्न में केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? तो 84 का राइट आंसर बताना है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनम। ओनम का त्यौहार मलयालम महीने चिंगम के अष्टम के दिन, जो अगस्त सितंबर माह में पड़ता है, से आरंभ होकर 10 दिनों तक चलता है।
केरल में ओणम पर्व जहाँ के सभी समुदायों द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है। 85 नंबर प्रश्न, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्णन चैनल द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्णन चैनल द्वारा अलग होती है। 85 का राइट आंसर बताना है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। भारत में तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पंबन ब्रिज आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा है, जिसे रामेश्वरम कहा जाता है। पंबन ब्रिज को आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोटी नामक स्थान से होती है। 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। तो भारत अपनी कितने किलोमीटर की भूमि को अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। तो 86 का राइट आंसर बताना है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है और अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देशों में से एक आता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर जो पीओके के क्षेत्र में मिलती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा निर्धारित की गई थी, जो बाद में इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बना दिया गया। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा और भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। 87 नंबर प्रश्न, शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश क्या है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सकल निवेश और मूल्यह्रास को शुद्ध निवेश कहा जाता है। शुद्ध निवेश वह कुल राशि है जो कंपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च करती है, जिसमें से उन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लागत घटा दी जाती है। 88 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से सुमेलित है? तो इसको पहचानना है। हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। वाई आई एम एन अथिस्ट, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित है, जो कि यह गलत है। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 89 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। तो 89 का राइट आंसर बताना है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में किया गया था। 2018 में मणिपुर में किया गया था। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? तो 90 का राइट आंसर बताना है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी। रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। प्रश्न संख्या 91 से लेके 95 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होता है? गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होता है? तो 96 का राइट आंसर बताना है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। विसरण एक ऐसी मिश्रण है जिसमें पदार्थ के कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। 97 नंबर प्रश्न में परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 97 ए में दिया गया है यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। 2 में दिया गया है वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। और 3 में दिया गया है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी। तो 97 का राइट आंसर बताना है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अंठानवे नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है लेकिन जबकि पादप कोशिकाओं में यह आकार में बहुत बड़ा होता है। जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का और पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े आकार का होता है। तो 98 का राइट आंसर बताना है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रसधानी। रसधानी जो जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में आकार में बहुत बड़ा होता है। 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो 99 का राइट आंसर बताना है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो प्राथमिक और द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमारे शुक्राणु जनन की क्षमता की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 100 नंबर प्रश्न, 100वां नंबर प्रश्न, मनुष्य में वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ से निपतित ना हो। तो 100 का राइट आंसर बताना है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपस्थित के वलय मनुष्य में वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से उपस्थित के वलय यह सुनिश्चित करती है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित ना हो। प्रश्न संख्या 101 से लेकर 110 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। हम लोग 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। तो 111 का राइट आंसर बताना है। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है, जैसे हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 112 नंबर प्रश्न, 112 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो 112 का राइट आंसर बताना है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है और भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। 1959 को, जो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज शुरुआत हुई थी और 11 अक्टूबर 1959 के आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में स्टार्ट हुआ था। 113 नंबर प्रश्न, जर्मनी की राजधानी कौन सी है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन जर्मनी की राजधानी और जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। आगे 114 नंबर प्रश्न, 114 नंबर प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डैश थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डैश थे। तो 114 का राइट आंसर बताना है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कविता गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में भारत रत्न शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था और 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। आगे 115 नंबर प्रश्न, 115 नंबर प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पहला में डुरंड कप का संबंध किससे है। तो फुटबॉल से है। दूसरा में डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है और तीसरा में ईरानी कप का भी संबंध क्रिकेट से है और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जिसका भी संबंध हॉकी से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। 116 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो 116 का राइट आंसर बताना है। 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। यह अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में संगम बनाती है। इसकी लंबाई 580 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 580 किलोमीटर है। 117 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 73वां संशोधन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 73वां संशोधन का हिस्सा नहीं है? तो 117 का राइट आंसर बताना है। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायतों के लिए अनिवार्य कर संग्रह। पंचायतों के लिए अनिवार्य कर संग्रह का अधिकार जो अनुच्छेद 243 के एच में पंचायतों के इस अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसका संग्रह का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं है। 118 नंबर प्रश्न, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरो। फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इसकी राजधानी हेलंस्की है। फिनलैंड की राजधानी हेलंस्की है। 119 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय नेतृत्व के विकास के लिए क्या किया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय नेतृत्व के लिए विकास के लिए क्या किया गया है? तो 119 का राइट आंसर बताना है। 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वैच्छिक समूहों का गठन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी। 120 नंबर प्रश्न, 120 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? तो 120 का राइट आंसर बताना है। 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। वन लाइफ इज नॉट इनफ भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता नटवर सिंह की आत्मकथा है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की आत्मकथा है। और माई प्रेसिडेंशियल ईयर आर वेंकट रमन की आत्मकथा है। और वंडरिंग इन मेनी वर्ल्ड्स नामक पुस्तक जो बी आर कृष्ण अय्यर के द्वारा लिखी गई है, न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 121 से लेकर प्रश्न संख्या 125 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। प्रश्न संख्या 126 से शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 126 का राइट आंसर बताना है। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के द्वारा निर्मित एक अणु है, इसीलिए इसका रासायनिक सूत्र O3 है। और ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। 127 नंबर प्रश्न, 127 नंबर प्रश्न में जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है? जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है? तो 127 का राइट आंसर बताना है। 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्नता। जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से विभिन्नता किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकती है। 128 नंबर प्रश्न, जनन की विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत प्रकार से मिला हुआ है? तो 128 का राइट आंसर बताना है। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोफिल्म जीवाणु निर्मित। जनन की विधि के अनुसार निम्न युग गलत प्रकार से मिला हुआ बायोफिल्म जीवाणु निर्मित है। ब्रायोफिल्म जिसे आमतौर पर पत्थर चट्टा या पत्ती अजूबा के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करता है। 129 नंबर प्रश्न, 129 नंबर प्रश्न में पादपों में अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के
तकनीक से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो 129 का राइट आंसर बताना है। 129 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1, 2 और 3 पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाते हैं। यह अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो जाते हैं और अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के विशेष रूप में पुराने जाइलम में संचित रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो सभी 1, 2 और 3 सभी सही है। 130 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पश्च मस्तिष्क में मध्यांश द्वारा नियंत्रित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पश्च मस्तिष्क में मध्यांश द्वारा नियंत्रित होती है? तो 130 का राइट आंसर बताना है। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लार निकालना। लार निकालना क्रिया प्रश्न मस्तिष्क में मध्यांश द्वारा नियंत्रित होती है। मध्यांश मस्तिष्क के सबसे निचले हिस्से पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है और यह कई महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 131 से लेकर 140 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के। 141 नंबर प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में किया गया था। 2006 में किया गया था और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या की रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 142 नंबर प्रश्न, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान राज्य के भरतपुर नामक स्थान पर स्थित है। 143 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यू शेकेल जो इजराइल की मुद्रा है। 144 नंबर प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 144 का राइट आंसर बताना है। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। वर्तमान भारत में 25 उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चेम्स चामियार थे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछा जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। 145 नंबर प्रश्न, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक लिखा गया है। प्रख्यात बांग्ला नाट्यकार दीनबंधु मित्र रचित नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्य कृति है जिसका प्रकाशन 1860 में हुआ था। 146 नंबर प्रश्न, IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 146 का राइट आंसर बताना है। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है। IWLF का फुल फॉर्म इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है जिसका अध्यक्ष मीराबाई चानू को बनाया गया था और इनका संबंध भारतोल से है। 147 नंबर प्रश्न, ब्रेस्ट ऑफ द ब्रेव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतीश दुआ है। यह किताब नायक सूबेदार चुन्नीलाल के जीवन और विरासत के बारे में लिखी गई पुस्तक है। 148 नंबर प्रश्न, 16 से 28 अप्रैल 2025 तक सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुणे में आयोजन किया जा रहा है। 149 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया? तो 149 का राइट आंसर बताना है। 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। 150 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के
किस शहर के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? हाल ही में भारत के किस शहर के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया था? 150 का राइट आंसर बताना है। 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनारस में। ऑप्शन नंबर बी, बनारस में भारत के बनारस शहर के शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया। बनारस शहनाई और बनारस तबला को जीआई टैग प्रदान किया गया।